नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज की इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं संसद के विशेष सत्र से पहले सोनिया गांधी द्वारा पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी के बारे में। साथ ही जानेंगे राजस्थान चुनाव के लिए क्या है कांग्रेस की तैयारी और प्रमुख कमेटियों में किन्हें दी गई है जगह। इसी के अलावा हम बात करने वाले हैं घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर ओपी राजभर के लिए हुए दावे की और जानेंगे आखिर क्यों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने भाजपा से दे दिया इस्तीफा। वहीं ये भी जानेंगे कि पार्टी में साइडलाइन किए जाने पर क्या है उमा भारती का कहना। इसके अलावा अपने इस बुलेटिन में हम आपको आज की और भी कई बड़े खबरों से करवाएंगे रूबरू, तो बने रहे बुलेटिन में। 18 सितंबर को शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से 12 दिन पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने 9 मुद्दे उठाए हैं, जिसमें लिखा गया है कि कांग्रेस चाहती है कि सरकार महंगाई, भारत चीन बॉर्डर विवाद और मणिपुर जैसी गंभीर मामलों पर चर्चा करे। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 24 पार्टियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लेटर भेजा है। आपको बता दें कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पिछले हफ्ते 18 से 22 सितंबर तक संसद के 5 दिन के विशेष सत्र के बारे में जानकारी दी थी। उधर इंडिया में शामिल लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने कल शाम मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मीटिंग भी की, जिसमें निर्णय लिया गया है कि इंडिया अलायंस में शामिल 28 पार्टियों में से 24 पार्टियां 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के स्पेशल सेशन में शामिल होंगी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर को चेन्नई में एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को लेकर के दिए गए अपने बयान पर अभी भी कायम हैं। आज उन्होंने एक बार फिर सनातन धर्म को लेकर के एक बड़ा बयान देते हुए अपनी बात रखी है। चेन्नई में मीडिया से बातचीत में उदयनिधि ने कहा कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि जातिगत भेदभाव जैसी सनातन प्रथाओं के खिलाफ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद के इनॉग्रेशन पर इनवाइट नहीं करना इसका ताजा उदाहरण है। वहीं स्टालिन के बयान पर दिल्ली के बाद अब यूपी में भी एफआईआर दर्ज हो गई है। यूपी के घोसी विधानसभा में कल उपचुनाव के लिए वोटिंग हो गई है। इसके बाद अब सपा और भाजपा अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच घोसी उपचुनाव के नतीजों को लेकर के सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी एक बड़ा दावा कर दिया है। क्या कहा है राजभर ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। राजभर ने भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा करते हुए कहा कि यहां पर सपा की हालत खराब है। राजभर ने कहा कि ये लोग अपनी जमानत बचवाने के लिए परेशान हैं, कौन इन्हें वोट देगा। गांव में जाकर देखें, ये सिर्फ कस्बों में जा रहे हैं जहां 80% मुसलमान रहते हैं। घोसी जहां 70% मुसलमान रहते हैं, बस यहीं पर ये जीतेंगे। इसके अलावा कोई गाँव बता दे। आपको बता दें कि घोसी में सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब सभी को इंतजार है तो 8 सितंबर का, जब वोटिंग की गिनती होगी और परिणाम जारी किए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रमुख कमेटियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें गोविंद राम मेघवाल को कैंपेन कमेटी प्रमुख बनाया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। संभव है कि चुनाव आयोग अगले महीने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। राजस्थान में दोबारा सत्ता पर कब्जा पाने की जुगत में जुटी कांग्रेस ने अब अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में पार्टी ने आज अपनी प्रमुख कमेटियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें गोविंद राम मेघवाल को कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाने के साथ साथ सीपी जोशी को घोषणा पत्र कमेटी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कोर कमेटी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को भी शामिल किया गया है। कोर कमेटी में जिन बड़े नेताओं को शामिल किया गया है, उनमें सुखजिंदर सिंह रंधावा संयोजक, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, महेंद्रजीत मालवीय, मोहन प्रकाश, सीपी जोशी, गोविंद राम मेघवाल के नाम शामिल हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामनाएं पार्टी के साथ हैं, लेकिन उन्हें सभी समुदायों को एकजुट करना चाहिए। इस्तीफे पर चंद्र कुमार बोस ने कहा कि 2016 में बीजेपी में योगदान किया था। पीएम मोदी के नेतृत्व मुझे अच्छा लगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद लगा कि ये लोग जो राजनीति करते हैं, लेकिन मेरा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आदर्श वो सब धर्म को एक बनाना था। उन्होंने सांप्रदायिक और विभाजन की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का इस तरह से पार्टी से जाना कहीं न कहीं भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के जजों को रिटायर होने के बाद 2 साल तक राजनीतिक पद लेने से रोकने की मांग वाली याचिका को आज खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये विषय
सेवानिवृत्त जज के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। अदालत ने आगे ये भी कहा कि इस तरह का आदेश वो नहीं दे सकता। कानून बनाना सरकार का काम है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन नाम की संस्था की याचिका में कहा गया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक व्यवस्था में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। याचिका में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जस्टिस एस अब्दुल नजीर का उदाहरण दिया गया। जस्टिस नजीर अयोध्या मामले पर फैसला देने वाली बेंच के सदस्य थे। मामले की सुनवाई कर रही बेंच के अध्यक्ष जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि ऐसा लगता है कि आपको एक जज पर विशेष आपत्ति है। याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील अहमद आब्दी ने कहा कि वो न्यायपालिका के हित में अपनी बात रख रहे हैं। इस पर जजों ने कहा कि बहुत सारे ट्रिब्यूनल ऐसे हैं जहां कानून पूर्व जज की नियुक्ति हो सकते हैं। जहां तक चुनाव लड़ने या कोई राजनीतिक पद देने का सवाल है, इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं देगा। ये मामला संबंधित जज के विवेक पर ही छोड़ देना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव को लेकर के 8 मेंबर्स की कमेटी की आज पहली मीटिंग कमेटी के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर हुई। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भी शामिल हुए। बैठक में कोविंद और शाह समेत 6 सदस्य शामिल हुए, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी पहले ही इस कमेटी में काम करने से इनकार कर चुके हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर को कमेटी बनाई थी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर नियुक्त किए गए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी की बैठकों में स्पेशल मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपना चुनावी बिगुल फूंक चुकी हैं। कांग्रेस जहां सत्ता में आने के लिए काफी व्याकुल दिख रही है, तो वहीं भाजपा लगातार चौथी बार सत्ता में आने के लिए पूरे राज्य भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। इसमें राज्य के तमाम नेताओं की उपस्थिति देखने को मिल रही है, सिवाय एमपी के पूर्व सीएम रही उमा भारती के। ऐसे में अब उमा भारती को पार्टी में साइडलाइन किए जाने की बातें उठ रही हैं। अब इन चर्चाओं पर उमा भारती ने अपना बयान दिया है। पार्टी में दरकिनार किए जाने पर उमा भारती ने कहा कि मैं 2024 का चुनाव जरूर लड़ूंगी, इसलिए मैंने खुद को किनारे नहीं लगाया, ना कोई मुझे किनारे लगा सकता है। उन्होंने 2019 में कहा था कि वो पिछला चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि वो 27 साल की उम्र से अब तक 6 बार सांसद और 2 बार विधायक रह चुकी हैं। वो 2024 का चुनाव लड़ेंगी। भाजपा प्रदेश में पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है, लेकिन उमा भारती पार्टी की बैठकों से गायब हैं। इसीलिए उनके पार्टी से दरकिनार किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उमा भारती का फिलहाल अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। मोदी सरकार ने 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया है। पहले चर्चा थी कि इसकी शुरुआत नए संसद भवन से की जाएगी, लेकिन अब इसको लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विशेष सत्र पुरानी संसद से ही शुरू होगा और आपको बता दें कि इसे नए संसद भवन में शिफ्ट किया जाएगा। मीडिया खबरों के मुताबिक संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को पुराने भवन में ही शुरू होगा और बाद में गणेश चतुर्थी के अवसर पर 19 सितंबर को नए भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जाहिर है कि ये सत्र 18 सितंबर से शुरू होकर के 22 सितंबर तक चलेगा। आपको बता दें कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी ने 28 मई को किया था और विपक्ष ने विरोध करते हुए कहा था कि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था। 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर के तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से इसकी कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण और इंडिया की जगह भारत शब्द जोड़ने का प्रस्ताव लाने की चर्चा आम है। इंडिया और भारत को लेकर के छिड़े विवाद के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले पर अब टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है राहुल ने, देखिए जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। इंडिया भारत विवाद पर राहुल ने कहा कि भारत, इंडिया या हिंदुस्तान, सबका मतलब मोहब्बत है। गौरतलब है कि राहुल ने ये टिप्पणी ऐसे समय में की है जब G20 से संबंधित डिनर के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ भारत के तौर पर संबोधित किए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद हो रहा है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर है और इंडिया गठबंधन के डर की वजह से इंडिया का नाम बदलने की बात कह रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।